हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज़ C8 का पार्ट 4। C8 जो है वो हमारे अपकिरण के माप से संबंधित है और पार्ट 4 जो है वो प्रमाप विचलन। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रमाप विचलन या मानक विचलन, जिसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। इससे पहले हम चतुर्थक विचलन है, विस्तार है, माध्य विचलन है, ये पढ़ चुके हैं। प्रमाप विचलन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका कई जगह उपयोग होता है सांख्यिकी में। ये परिभाषा हम पढ़ें इससे पहले इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। प्रमाप विचलन क्या बताता है? वही आंकड़ों का विस्तार या विचरण किस प्रकार का है, ये एक प्रामाणिक माप है विचरण को मापने का। कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले दिया है ना इसका फार्मूला जो है उसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी। हम सोचे डेफिनेशन को रट लें, याद कर लें, संभव नहीं है। हम फार्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। यस, सिग्मा ये इसका सिंबल है एसडी का, प्रमाप विचलन का, इक्वल टू रूट, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है किसका? समेशन डी स्क्वायर अपन एन। एन तो पदों की संख्या है, डी क्या है? विचलन है ना। विचलन किससे निकाला गया है? माध्य से निकाला गया। यहाँ हमने लिखा डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है? श्रेणी के विभिन्न मूल्य। एक्स बार क्या है? श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का माध्य है। तो हम विचलन किससे निकाल रहे हैं? श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का उसके माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों, स्क्वायर है ना, तो विचलन के वर्गों का समांतर माध्य। समांतर माध्य समेशन अपन एन, ये समांतर माध्य होता है। जैसे देखिए एक्स बार इक्वल समेशन एक्स अपन एन है ना, तो जिसका भी टोटल करो और अपन एन करो तो समांतर माध्य हो गया। तो ये समांतर माध्य किसका है? विचलन के वर्ग का, डी स्क्वायर का समांतर माध्य। फिर क्या करना? उसका वर्गमूल करना है ना। अब अपन परिभाषा बनाते हैं। किसी श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का उसके माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को प्रमाप विचलन कहते हैं। क्लियर? श्रेणी के विभिन्न मूल्यों का उसके माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को प्रमाप विचलन कहते हैं। ये बन गया है ना। अब परिभाषा यहाँ क्या लिखा अपन? कार्ल पियर्सन ने सर्वप्रथम अपकिरण के माप के रूप में प्रमाप विचलन का प्रयोग किया, ठीक है। किसी समंग श्रेणी के सभी पद मूल्यों के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को प्रमाप विचलन कहते हैं। इसी से हमने ये डेफिनेशन लिखी है, रटने की जरूरत नहीं है। अब प्रमाप विचलन का गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस प्रमाप विचलन में ही माध्य का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि विचलन हमने माध्य से निकाला है। आपने माध्य विचलन में पढ़ा होगा, माध्यिका से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, समांतर माध्य से माध्य विचलन। और जब हम उनका गुणांक निकालते थे तो आपको ध्यान हो तो एक बार हमने समांतर माध्य का भाग दिया, कहीं पर हमने माध्यिका का दिया, कहीं पर हमने बहुलक का भाग दिया। भाग उसी का देंगे जिनसे विचलन निकाला गया। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपन एक्स बार। ये सिग्मा हमने यहाँ निकाला और एक्स बार हम निकाल के उसका भाग दे, प्रमाप विचलन गुणांक आ जाता है। अब ये फार्मूला प्रमाप विचलन गुणांक का क्लियर है? कोई भी श्रेणी हो, कोई भी विधि हो, फार्मूला यही रहेगा। लेकिन प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करें? हमारे पास 3 विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, लघु विधि, तीसरी है पद विचलन रीति, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। और एक और मेथड लग सकता है बिना विचलन ज्ञात किए, विदाउट टेकन डेविएशन। हम विचलन नहीं निकालें और डायरेक्ट मूल समंकों से यदि हम गणना करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, समंक श्रेणी है, कितने सारे फार्मूले हो गए।
हम क्या रटेंगे? नहीं, हम एक टेबल बना देते हैं और फार्मूला बनाना सीखते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हमने इधर बना दिया क्लास प्रत्यक्ष लघु पद विचलन और मूल समंकों से, अर्थात बिना विचलन ज्ञात किए, विचलन नहीं ज्ञात करें। यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी किसको बोलते हैं? जिसमें केवल x हो, आवृत्ति न हो, और उसमें प्रत्यक्ष रीति ले लेते हैं। प्रत्यक्ष रीति जब भी आया शब्द तो ध्यान रखना है आपको विचलन कहाँ से लेना है? एक्चुअल मीन से निकालना। वास्तविक माध्य से जब विचलन ज्ञात किया जाता है ना, तो वो प्रत्यक्ष रीति कहलाती है। देखिए यहाँ लिखा d = x - x बार, फार्मूला यही है, √σ(d²)n। d का मतलब क्या हो गया? x - x बार। x बार कैसे निकालते हैं? σx/n, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसी की खंडित और सतत। खंडित और सतत के लिए क्या बताया मैंने? व्यक्तिगत में समेशन का जो साइन है ना, उसके अंदर f लगा दो तो ये बन जाता है खंडित और यही सतत होगा, ठीक है ना। तीनों श्रेणियों के ये सूत्र हो गए, हमने बनाना सीख लिया, केवल इतना याद किया, इसमें f लगाते ही खंडित का भी बन गया और जो खंडित है वही सतत का हो गया। खंडित और सतत में कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी है। खंडित में x और f दिया हुआ रहता है, सतत में वर्ग अंतराल और f दिया हुआ रहता है। तो वर्ग अंतराल में मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, उसको हम x मान लेंगे, है ना। फिर वापस वही ट्रीटमेंट होगा। अब लेते हैं लघु रीति। लघु रीति कब काम में लेते हैं? कभी ऐसा होता है कि हमने जो समांतर माध्य ज्ञात किया ना x बार, वो मान लो पॉइंट में आ गया, तो हमको विचलन निकालने में, कैलकुलेशन में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। इस कारण से हम क्या करते हैं? कल्पित माध्य से विचलन निकालते हैं। कल्पित माध्य अर्थात किसी भी एक मूल्य में, श्रेणी के जो मूल्य दे रखे हैं उनमें से किसी एक मूल्य को हम हमारी हिसाब से माध्य मान लेते हैं, इसलिए इसको हम कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे d कैसे निकालना? x - a क्या है? एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। और अब इसका लघु रीति का सूत्र देख लें आप, अंडर के अंदर σd²/n माइनस σd/n का होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखें। ये d² का टोटल करके n को डिवाइड करना है, यहाँ d का टोटल करके डिवाइड बाय n और पूरे का होल स्क्वायर है, और ये सारा ट्रीटमेंट रूट के अंदर है, ठीक है ना। ये हम बस ये दो फार्मूले याद करेंगे, बाकी सारे ये बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो व्यक्तिगत का है ना, इसी से खंडित और सतत बना देते हैं। तो ये समेशन ये रहा, इसके अंदर f लगा दिया, ये समेशन है, इसके अंदर ये f लगा दिया, बस हो गया। ध्यान ये रखना है, यहाँ व्यक्तिगत में n का मतलब पदों की संख्या होती है, लेकिन खंडित में और सतत में n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, आवृत्ति का योग होता है। यही जो खंडित में है वही सतत में हो जाती है। अब हम लेते हैं पद विचलन। यहाँ पर मैंने डैश कर दिया, जबकि मैंने समांतर माध्य पढ़ाया था वहाँ पर लिखा भी था, यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ अभी मैंने डैश कर दिया है, ठीक है। वैसे यही फार्मूले यहाँ पर काम में आ जाएंगे जो यहाँ बना रखा अपन ने, केवल d की जगह d डैश हो जाता है। व्यक्तिगत में कब काम में आएगा पद विचलन रीति? यदि विचलन निकालने के बाद कुछ कॉमन निकले, d निकालने के बाद ही तय होगा कि यहाँ कुछ कॉमन निकलेगा क्या। कॉमन निकल सकता है तो d डैश निकलेगा, है ना, और वरना नहीं निकलेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम केवल सतत श्रेणी में ही इस फार्मूले का यूज़ करें। कैसे बनता है फार्मूला, कैसे बनेगा? क्या बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में कि जो लघु रीति का सूत्र है उसमें d की जगह d डैश कर दो और मल्टीप्लाइड बाय i मतलब सतत श्रेणी है तो वर्ग अंतराल ही है ना। लेकिन अगर खंडित या व्यक्तिगत हुई तो वहाँ पर कॉमन मल्टीपल, जो भी कॉमन निकल रहा है उसका हमको गुणा करना है। क्यों गुणा करना है? क्योंकि जब d डैश निकाला तब हमने उस कॉमन मल्टीपल से डिवाइड किया है सबको, तो एक बार डिवाइड किया है तो एक बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए, इसी सूत्र में हमने d की जगह केवल d डैश किया है, नया कुछ नहीं किया है।
ये डी डैश का स्क्वायर कर दिया, यहाँ डी डैश कर दिया, ठीक है, और ये सारा रूट के अंदर है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय आई है ना, जो कॉमन है उसको हमने रूट से बाहर कर रखा है। ये आप ध्यान देना, इसको रूट के अंदर नहीं ले जाना। यहाँ डी डैश कैसे निकला, डी ओपन आई क्या है, वर्ग अंतराल है। डी कैसे निकला, x माइनस ए, मतलब कल्पित माध्य से करने के बाद ही आपको पद विचलन पे जाना है। अब यहाँ पर हम लेते हैं, ये तो एक और वेरिएशन, ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फार्मूले का। देखिए, मूल समंकों से या बिना विचलन के, है ना, सिग्मा इक्वल टू, अब मूल समंक वाला सूत्र कैसे बनेगा, तो इसमें ये ध्यान रखना, लघुरीति के सूत्र में d की जगह पर x कर देना। x क्या है, मूल समंक, जो समंक दिए हुए हैं। ये हम कब काम में ले सकते हैं, जब समंक छोटे हों तो ही हम मूल समंकों का उपयोग कर लें, क्योंकि उनका स्क्वायर भी करना पड़ता है ना। देखिए, d की जगह x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ d की जगह ये x हो गया, ठीक है ना। तो ये लघुरीति के सूत्र में d की जगह x कर दें तो मूल समंकों का सूत्र हो जाता है। ये व्यक्तिगत श्रेणी का हो गया। इसी में अगर समेशन में अंदर f लगा दें तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे खंडित श्रेणी का सूत्र हो जाता है। लेकिन मूल समंकों का उपयोग कब करना है, जब समंक छोटे हों या प्रश्न में पूछा गया हो कि मूल समंकों से या बिना विचलन ज्ञात किए करना है, तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब हम लेते हैं विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक का प्रयोग कब करते हैं, जब दो श्रेणियों में विचरणता, वेरिएंस की तुलना करनी हो कि किसमें विचरण ज़्यादा है किसमें कम है, तब हम विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। और ये कैसे ज्ञात होता है, तो प्रमाप विचलन गुणांक जो है ना, उसमें 100 का गुणा कर दो, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है ना, इंटू 100 कर दिया, 100 का गुणा कर दिया, अर्थात प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है। यदि दो श्रेणियों में हम ये देखना चाहें कि किसमें एक रूपता ज़्यादा है, देखिए, दो या अधिक श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए CV का प्रयोग, विचरण गुणांक का प्रयोग होता है। प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रूप है, क्योंकि 100 का गुणा किया है। दो श्रेणियों की स्थिरता, अर्थात उनमें वेरिएबिलिटी कितनी है ये चेक करना है, या सजातीयता, होमोजीनिटी, या एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, या संगति या संगतता, है ना, कंसिस्टेंसी की तुलना करने के लिए CV का प्रयोग किया जाता है। कैसे तुलना करेंगे, दोनों श्रेणियों में ज़्यादा संगत कौन है, ज़्यादा एक रूपता किसमें, ज़्यादा सजातीयता किसमें है, तो हम क्या करेंगे, दोनों श्रेणियों के लिए CV निकालेंगे। जिसका CV कम होगा, है ना, लिखा हमने, जिस श्रेणी का CV अर्थात विचरण गुणांक कम होगा, है ना, वह अधिक स्थिर या अधिक संगत या अधिक एक रूप या अधिक सजातीय होगी, ठीक है ना। और इसका उल्टा भी सही है कि जिसका CV ज़्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा, अर्थात स्थिरता कम होगी, एक रूपता कम होगी। जिसका CV ज़्यादा होगा ना, उसमें सजातीयता या संगतता या एक रूपता कम होगी, ठीक है। वहाँ हम ये CV का प्रयोग करते हैं, तुलना करनी है इन चीज़ों की। हमको ध्यान रखना है, प्रश्न में यदि ये पूछा जाए कि ये दो बल्लेबाज हैं, इनके द्वारा ये विभिन्न पारियों में रन बनाए गए हैं, कौन सा बल्लेबाज अधिक संगत है, मोर कंसिस्टेंट कौन सा है, हम क्या करेंगे, दोनों का CV निकाल लेंगे। जिसका CV कम है वो अधिक कंसिस्टेंट प्लेयर होगा, अधिक संगत खिलाड़ी होगा, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख अब लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन, ठीक है। उसमें प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों में हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं, सेम न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रीति x में ये फिगर हमको दिए हुए डेटा जो दिए हुए हैं, अब प्रत्यक्ष रीति कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा x बार। x बार का फार्मूला क्या है, सिग्मा x ओपन n, समेशन x ओपन n। तो x का टोटल करना पड़ेगा, 660 हुआ, ये समेशन x ओपन n 660, n क्या है, पदों की संख्या कितना है 10, तो ये हो गया 66। अब हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि हमको टेबल में कितने कॉलम बनाने, ये फार्मूला लिखने पर ही मालूम पड़ेगा कि हमको टेबल में कितने कॉलम बनाने हैं।
व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति में फार्मूला समेशन डी स्क्वायर अपन एन। हमको टोटल किसका चाहिए? डी स्क्वायर का टोटल चाहिए, जो फार्मूले में चाहिए उसी का टोटल करना। तो सबसे पहले तो डी निकाल देते हैं। डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना आया? 66। ये 66 हमें इस एक्स में से 66 घटाते जाना है, तो ये तो आ गया डी आया हमारा। इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं चाहिए, हम निकालेंगे डी स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर किया, साइन सारे ही हट जाएंगे अपने आप, और स्क्वायर का टोटल किया, ये 3048 आया। ये हम यहाँ रख देते हैं, 3048 बटा 10, ये 304.8, और रूट निकाला तो 17.45। ये आ गया हमारा सिग्मा, आ गया प्रमाप विचलन, और ये हो गया माध्य, है ना। अब देखें इसी सवाल को हम लघु रीति से लेते हैं। यहाँ पर लघु रीति में डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए से निकलता है। ए क्या है? कल्पित माध्य है। इनमें से ही किसी को लेना है, हमने 64 को ले लिया, ए 64, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। इन सब में से 64 घटाना है, तो ये सारे वैल्यूज आए, है ना। अब डी का हमें स्क्वायर करना है, तो ये डी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम टोटल किसका करें? फार्मूला लिखिए, सिग्मा इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपन एन माइनस समेशन डी अपन एन का होल स्क्वायर। तो हमें डी का भी टोटल चाहिए, डी स्क्वायर का भी टोटल चाहिए, तो दोनों का टोटल निकालते हैं। यहाँ पर हमने माइनस का अलग वैल्यू देखा टोटल, तो -60 और प्लस का 80, एग्रीगेट हमारे पास आ गया 20 सिग्मा डी। अब डी स्क्वायर का टोटल करें 3088, ये डी स्क्वायर का टोटल हो गया। एन कितना है? नंबर ऑफ वैल्यूज वही 10 हैं, है ना। तो 3088 बटा 10 और ये 20 बटा 10 का होल स्क्वायर, 308.8 और माइनस ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये 4, इसको घटा 304.8, वही 17.45। अब हम प्रमाप विचलन गुणांक यदि हमें निकालना है तो हमें एक्स बार चाहिएगा, तो हमने एक्स बार यहाँ निकाल दिया। एक्स बार का सूत्र क्या? समांतर माध्य का लघु रीति में ए प्लस समेशन डी ओपन एन। ए कितना है? 64 था, समेशन डी कितना है? 20 ओपन ये 10, ये 64 प्लस 2 66 यहाँ आ गया, तो 17.45 बटा 66, ये 0.26। ये ध्यान रखें, यही वैल्यू यहाँ पर निकालो तो भी वही आएगा गुणांक, तो है ना। लेकिन सिग्मा अलग अलग तरीके से, एक्स बार अलग अलग तरीके से हमने निकालना सीखा, प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से। अब हम लेते हैं खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन। यहाँ पर पद विचलन रीति लगाने से कोई मतलब नहीं है। डी में जैसे हम कॉमन भी निकालते तो केवल 2 ही कॉमन निकलता, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, है ना। अब हम खंडित श्रेणी में एक्स और एफ दे रखा है, प्रत्यक्ष रीति ले रहे हैं, तो एक्स बार का फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपन एन। हमको सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम विचलन कैसे निकालेंगे? खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालना है, और वो भी प्रत्यक्ष रीति से, ये इसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपन एन। तो पहले आप एक काम करिए, एफ और एक्स का गुणा करके एफ एक्स निकाल लेते हैं। इन दोनों का गुणा किया हमने, ये एफ एक्स आया, और एफ एक्स का टोटल करना है, तो इनका टोटल किया 96, और एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये हो गया, इसका टोटल आया 16, तो 96 ओपन 16, है ना, ये आ गया 6। एक्स बार आ गया ना। अब डी निकाल लो, डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब 6, एक्स में से आपको 6 घटाना है, ये -4 -2 0 +2 +4, ये डी आ गया। अब पहले सिग्मा प्रमाप विचलन का सूत्र लिखो, ये प्रमाप विचलन का सूत्र, इसमें क्या चाहिए? समेशन एफ डी स्क्वायर अपन एन। टोटल किसका चाहिए? एफ डी स्क्वायर, एफ और डी स्क्वायर का गुणा करो और उसका टोटल, तो डी निकल गया ना। अब डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, इनका ही स्क्वायर कर देते हैं। अब डी स्क्वायर में क्या करना? आपको क्या चाहिए? एफ इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर में एफ का गुणा करो, ये एफ और ये डी स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे तो ये एफ डी स्क्वायर आ गया, और इसका टोटल आया 64 अपन एन कितना है? 16 इक्वल टू √4, और ये आ गया 2। अब हम लेते हैं एक्स बार भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। प्रमाप विचलन गुणांक निकालना हो तो सिग्मा अपन एक्स बार 2/6, 1/3 0.33 आ जाएगा। लघु रीति, इसमें एक्स ये दे रखा है, एफ ये दे रखा है। अब यहाँ लघु रीति में डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए से। ए किसको लें? चलो हमने यहाँ 3 को ले लिया, कल्पित माध्य ले लिया, ए इक्वल टू 3, तो एक्स में से 3 घटाएं तो ये आ गया, डी आ चुका है ना। अब आप
फार्मूला लिख लीजिए सिग्मा का, समेशन एफ डी स्क्वायर ओपन एन और समेशन एफ डी ओपन एन। आपको टोटल किसका चाहिए, एफ डी स्क्वायर का भी टोटल चाहिए और एफ डी का भी टोटल चाहिए। इसलिए अब जब हम डी निकाल चुके हैं तो पहले एफ और डी से एफ डी निकाल ले, है ना। एफ और डी का गुणा करके हमने एफ डी निकाल लिया। हमने यहाँ डी स्क्वायर नहीं निकाला, ये ध्यान रखना, एक कॉलम कम बनाना पड़ेगा। हमको जब एफ डी स्क्वायर निकालना है तो एफ डी में डी का गुणा कर दो, तो डी 2 बार है इसलिए डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक डी स्क्वायर का एक कॉलम अपना बच जाएगा लघु रीति में। डी और एफ डी का गुणा करो, ये हो गया एफ डी स्क्वायर, यहाँ लिख रखा है एफ डी इंटू डी, ये एफ डी स्क्वायर आ गया। अब एफ डी स्क्वायर का टोटल और एफ डी का टोटल, इसमें माइनस अलग प्लस अलग, तो ये टोटल सॉल्व करने पर 96 आया। एन फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर टोटल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें हम 96 आया, एन यहाँ रख देते हैं 344 अपन 96, 96 अपन 96, है ना। ये 1 और 3.58, ये 2.58, 1.61, ये सिग्मा आया। हमको एक्स बार भी निकालना है लघु रीति से। फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओपन एन, 3 प्लस 96/96, 4 आ गया। प्रभाव विचलन गुणांक सिग्मा ओपन एक्स बार 1.61/4, 0.40, ठीक है। ये हमने प्रमाप विचलन के न्यूमेरिकल ज्ञात कर लिए, सॉल्व किए। किसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में भी दोनों रीतियों से देखा और खंडित श्रेणी से भी हमने दोनों रीतियों को देखा। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।